नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। टिहरी ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन सीएम धामी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। नैनीताल में बारिश, ओलावृष्टि और आलू मटर गेहूं पूरी तरह से प्रभावित। आड़ू फिल्म, सेब, खुमानी के फूल टूट कर गिरे। देहरादून में रात से लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश, तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट। उत्तराखंड में भूमि में धोखाधड़ी और घपलों पर धामी सरकार सख्त, पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत करेगी कार्रवाई। उत्तराखंड में संशोधित समान नागरिक संहिता, धोखाधड़ी बलपूर्वक विवाह पर होगी 7 साल की सजा। बीकेटीसी के सीईओ ने बद्रीनाथ धाम में किया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस बार केदारनाथ हेली शटल सेवा को पूरी तरह से हाईटेक बनाने जा रही है। सीएम धामी के निर्देश पर हेली सेवाओं में आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया, जिससे यात्रियों को बेहतर पारदर्शिता और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सकेगा। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के साथ ही हेली शटल सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। इस वर्ष हेली सेवाओं की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सिस्टम तैयार किया जाएगा। यात्रा मार्ग के हेलीपैड पर 3 वेरिएंट फ्रीक्वेंसी सेटअप स्थापित किए गए, जबकि 3 अतिरिक्त VHF सिस्टम भी बैकअप के रूप में रखे गए। यूकाटा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं की निगरानी अलर्ट मोड पर की जाएगी। इस बार भी हम लोग जो सेकेंड फेज़ की तरह बहुत अलर्ट रहते हुए सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर करेंगे। इसमें DGCA, IMD और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली इसको देखेंगे। कंबाइंड एफर्ट रहेगा। हमारे 2 कंट्रोल रूम जो कि सिरसी और सहस्त्रधारा में है वो ऑपरेशनल रहेंगे। कुछ और ATC बनाए जाने के लिए हमें डायरेक्शंस मिले हैं, तो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में भी हम लोग ATCs बना रहे हैं। PTZ कैमरास का नंबर, VHF सेट्स का नंबर और हमारा एवोस और सीलोमीटर जो लगाए जाने हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। लाइव ट्रैकिंग को भी हम लोग इस बार जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होंगे उनको कंटिन्यूसली लाइव ट्रैकिंग करेंगे उनकी, ताकि मिस हैपनिंग की कंडीशन में हम उन्हें इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकें। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर हरिद्वार में पर्यटन विभाग जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जाएंगे, जिसके बाद पंडाल लगाया जा रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भी 20 काउंटरों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, जिसमें महिलाओं और विदेशी नागरिकों के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। वही रजिस्ट्रेशन सेंटर पर चारधाम यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी और टॉयलेट जैसी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि 10 अप्रैल तक सारी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली जाएंगी। इसके साथ 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के पंजीकरण, ऑफलाइन पंजीकरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और 10 तारीख से हमारा जो है वहाँ पे 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग 20 काउंटर लगा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए जो है पृथक से जो है काउंटर बनाए जाएंगे और वर्तमान में जो है कार्य वहाँ पर चल रहा है। हमारा 20 टॉयलेट्स वहाँ पे बन चुके हैं और 10 तारीख के बाद वो फंक्शनल हो जाएंगे और 10 के बाद जो है सारी व्यवस्था हमारी सुचारू रहेगी। पूरा ड्रिंकिंग वाटर की जो है लाइन लगा दी जा चुकी है और जल संस्थान से पूरा जो है व्यवस्था पानी की करवा दी गई है सभी लोगों को। जैसे कि गत वर्ष जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो इस वर्ष भी सारी सुविधाएं प्रदान की गई। सितारगंज से जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय गार्डन और पौधालय का औचक निरीक्षण किया। विभागीय मंत्री अचानक आ धमकने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप जैसी स्थिति रही। मंत्री ने कार्यालय पहुंचते ही उपस्थित रजिस्टर चेक करते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राजकीय गार्डन में तैयार की जा रही विभिन्न नर्सरियों का गहन निरीक्षण करते हुए जिम्मेदारों को उत्पादकतापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्टाफ द्वारा बताया गया कि गार्डन में आम, लीची और अमरूद जैसे उन्नत प्रजातियों के पौधे विकसित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से अमरूद की L49 प्रजाति के लगभग 3000 पौधे तैयार किए गए हैं। खबर देहरादून से, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने प्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रेमचंद शर्मा व जिला अधिकारी के बीच हुए विवाद को लेकर बार एसोसिएशन द्वारा 4 अप्रैल से जारी हड़ताल वापस ली जाने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के बाद हड़ताल वापसी का निर्णय लिया है। सीएम से मुलाकात के दौरान विवाद से जुड़े मुद्दे पर सीएम से विस्तार पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में उससे सीएम से अधिवक्ताओं की मुलाकात की गई। कुछ जो हमारी कल एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद कुछ हमारे बीच में हमारे साथी अधिवक्ताओं द्वारा हमें कुछ चीजें अवगत कराई गई थी। उसे लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आज वार्ता हुई है। हमारी बारिशों देहरादून की कार्यकारिणी के माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जिन बिंदुओं को लेकर के हमारा एक आपस में वो चल रहा था, और वो उन सब बिंदुओं पे डिस्कस होने के बाद उन सब बिंदुओं का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सकारात्मक मामला किसी गलतफहमी में ज़्यादा उत्पन्न हुआ है कि अगर गोपनीय पत्र को प्रकाशन ना करते तो ये झगड़ा ही नहीं था। अगर कोई हमारे बीच में विवाद भी होता, देखिए एक सीनियर अधिवक्ता हूँ मैं, अगर उन्हें कुछ एहसास हुआ कि मैंने कुछ उनसे जोर से बात कर लिया, कुछ कह दिया, तो मुझे बुला के भी शांत कर सकते थे। जहाँ जहाँ हमारी अब बात हुई है, जिस ऑफिसर से बात हुई है। नैनीताल में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से नैनीताल और आसपास के इलाकों में आलू, मटर और गेहूं की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। वहीं आड़ू, फिल्म, सेब और खुमानी के फूल भी भारी ओलावृष्टि से टूटकर ज़मीन पर गिर गए। किसानों का कहना है कि यह केवल फसल का नुकसान नहीं है, बल्कि उनके पूरे साल के सपनों, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के भरण पोषण का भी इसका असर पड़ेगा। किसान चंदन नयाल ने जिला प्रशासन और कृषि व उद्यान विभाग से आग्रह किया है कि प्रत्येक गाँव में जाकर स्थलीय निरीक्षण करें और किसानों को मुआवजा प्रदान करें। जिलाधिकारी नैनीताल ने भी स्थलीय निरीक्षण कर उचित मुआवजा देने की बात कही है। आज हमारे क्षेत्र में ओखलकांडा ब्लॉक के नाई गांव क्षेत्र में, भीड़ापानी क्षेत्र में, कुजेटी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, जिससे हमारी फसल, जो मुख्य फसल है यहाँ की आलू, मटर, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके अलावा धारी ब्लॉक हो गया, रामगढ़ ब्लॉक हो गया, ओखलकांडा ब्लॉक हो गया, जो फल पट्टी भी कहा जाता है, रामगढ़ और धारी ब्लॉक, वहाँ फलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि आजकल जो है पुलम में, आड़ू में, खुमानी में, सेब में जो है फूल आते हैं, छोटे छोटे दाने आते हैं, उनको भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। किसानों की एक प्रकार से कहें तो कमर जो है इस ओलावृष्टि ने तोड़ दी है और भारी ओलावृष्टि हुई है। खासकर जो हमारे क्षेत्र है, इस पर आलू की बहुत अच्छी खेती होती है, मुख्य फसल ही आलू को जो है माना जाता है, तो उसी को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ओलावृष्टि से जो हमारे आलू और जो हमारे बागवान हैं, उन लोगों की फ्लावरिंग का सीजन है, तो उसके नुकसान की खबरें आ रही हैं। तो मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारी को उन प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करने के लिए और जो अनुमन्य राहत सहायता है वो उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बुधवार को चिन्यालीसौड़ में झमाझम बारिश के बीच उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच चल रहा विवाद अचानक सड़क से उतरकर पुल और छत के नीचे पहुंच गया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि प्रशासन को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली बुधवार सुबह चिन्यालीसौड़ टिहरी झील पर आत्मदाह के लिए चढ़ गए, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स और पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। शहर भर में ऐसे पोस्टर हटवाए गए, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। अध्यक्ष अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रख ही रहते, तभी सभासदों ने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। 4 दिन तक चले इस धरने में राजनीतिक रंग ले लिया। मामला शांति कराने के लिए प्रभारी मंत्री के प्रतिनिधि भी दर्जाधारी राज्य मंत्री रामसुंदर नौनियाल को भी मैदान में उतरना पड़ा। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में सगे भाइयों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। घटना के दौरान गांव में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार पारिवारिक कहासुनी धीरे धीरे खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों के परिजन भी झगड़े में शामिल हो गए। मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही
पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है और पुलिस की निगरानी लगातार गांव पर बनी है। ग्रामीणों ने समय रहते विवाद सुलझाने की मांग की और भविष्य में किसी बड़ी घटना की आशंका भी जताई है। देहरादून से खबर है, आपको बता दें, हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कुछ नेताओं के बाद सियासत गर्म आ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा है कि बड़े बड़े भाजपा नेता उनके संपर्क में और जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद अपनी आंतरिक कलह से जूझ रही है और अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही। उन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए उस पर जहाज में सवारी होने की इच्छा कोई भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं करेगा। परिहार ने आगे कहा कि कांग्रेस का संगठन निचले स्तर पर पहुंच चुका और पार्टी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को नसीहत भी दी है कि पहले अपने अंदरूनी विवादों को सुलझाए और भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का सपने देखना बंद करें। कांग्रेस 6 लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ क्यों जाएंगे। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस से ही है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में क्यों जाएंगे, जबकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। वो मुंगेरी लाल के सपने हसीन देखें वो अलग बात है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की डूबती हुई जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही संभाल लें, जो 6 लोग गए हैं उनको संभाल लें, उसके बाद वो आगे की चिंता करें। ये कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस इस उत्तराखंड में निश्चित रूप से आज जिस रसातल पर पहुंच चुकी है, निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से हताश हैं। कोई कार्यक्रम उनको काम करने के लिए नहीं है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में। इसी को लेकर देश भर के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई। विभिन्न दलों की जुड़ी महिला नेताओं की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की पहल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहा है। रुचि भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते। उन्होंने आगे कहा है कि महिला आरक्षण का कानून यह कदम एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा जो प्रधानमंत्री मोदी और माताओं और बहनों के प्रति सम्मान और स्नेह को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की मातृशक्ति इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती है। हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अभी देखिए, महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष उनका योगदान रहा है और उन्होंने बहनों को, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो अपनी बहनों की वजह से हूँ, तो उन्होंने एक स्नेह और एक तोहफे के रूप में सभी बहनों को ये अपना गिफ्ट दिया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सारी महिलाओं की तरफ से, महिला मोर्चा उत्तराखंड ही नहीं, मुझे लगता है पूरे राष्ट्र की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। देहरादून से खबर है, जहां पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंगाल में भाजपा की जीत का बड़ा दावा किया है। पश्चिम बंगाल से चुनाव प्रचार कर लौटे सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री धामी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में डर का माहौल बनाया, जिससे जनता निराश। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भाजपा को जीत मिलती रही है और इस बार भी यही रुझान देखने को मिलेंगे। धामी के मुताबिक बंगाल की जनता का रुझान अब डबल इंजन सरकार की ओर बढ़ रहा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि राज्य में भाजपा सरकार बनने की संभावना काफ़ी हद तक मजबूत है। में लोगों में इस बार पूरी तरह से परिवर्तन की लहर है और लोग वहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। टीएमसी की सरकार ने वहाँ पर पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम किया है, भय और एक डर का माहौल पैदा किया है। वहाँ पर लोगों के अंदर घोर निराशा है। लोग वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जहाँ भी जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, डबल इंजन लोग लगा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है, एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल में भी इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। खबर लक्सर से, जहां पथरी थाना क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर में पारिवारिक विवाद को हिंसक झड़प में बदल दिया। रियासत और शोकित परिवार के बीच कहासुनी के बाद दोनों
दोनों ओर के दर्जनों लोग आमने सामने आ गए और लाठी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगामी वर्ष 2027 में उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत अलग ही रंग देखने को मिल रहा है, जिसमें राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल सभी आते हुए चुनाव को देख अभी से जद्दोजहद करने में लग गए हैं। स्वाभाविक बात है कि जब जब चुनावों के मैदान पर राजनीतिक दलों द्वारा खेल खेला जाता है तब नई टीम भी तैयार की जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले माहौल बनाने की जद्दोजहद जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस दल बदल का रास्ता इख्तियार भी कर चुकी है। पहले चरण के बाद अब दल बदल के लिए नेताओं की दूसरी खेप भी तैयार है। खास बात यह है कि पार्टी ने नेताओं की संख्या भी घोषित कर दी है। आगामी दिनों में प्रदेश प्रभारी के दौरे के दौरान कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। बता दें कि 28 मार्च को दिल्ली में राज्य के 6 बड़े चेहरों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले सभी भाजपा के बड़े चेहरे बेशुमार नाम वाले हैं। अब जब मामला कुछ हद तक शांत हो गया तो कांग्रेस एक बार फिर अपनी राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाने में जुट गई है। पार्टी अब दूसरी खेप के रूप में 12 नेताओं को शामिल करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कई सिटिंग विधायक भी कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई और अपने बचे हुए कार्यकाल की वजह से खुद को थामे हुए हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा संगठन में एक बार फिर बड़ा डैमेज जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी को यकीन है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। 6 जाएंगे, बाकियों पर बातचीत चल रही है और अभी मैं कल से यहाँ आया हूँ, तब से ही मैं पूरे सुबह से इसी काम में लगा हूँ कि बतेरे लोग मुझे आके नए लोग आ रहे हैं कि हम भी शामिल होना चाह रहे हैं, तो उनकी भी मैं अब लिस्ट बना रहा हूँ और एक लिस्ट मैं फिर हमारी प्रभारी जी को सौंपने वाला हूँ। है ऐसी कि जो विधायक लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो विधायक हैं और उन पर कानून का भी नज़र रहती है कि भाई कैसे क्या, तो उनका भी कार्यकाल अभी बाकी है, इसलिए समय आने पर मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि हम उन लोगों में नहीं हैं जो कहें कि भाजपा की तरह कि बहुत सारे लोग कांग्रेस से भाजपा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आने वाले समय में निरंतरता बनी रहेगी और कांग्रेस में कई सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित होंगे, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस 6 लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ क्यों जाएंगे। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस से ही है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में क्यों जाएंगे, जबकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। वो मुंगेरी लाल के सपने हसीन देखें वो अलग बात है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की डूबती हुई जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही संभाल लें, जो 6 लोग गए हैं उनको संभाल लें, उसके बाद वो आगे की चिंता करें। ये कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस इस उत्तराखंड में निश्चित रूप से आज जिस रसातल पर पहुंच चुकी है, निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से हताश हैं। कोई कार्यक्रम उनको काम करने के लिए नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में दल बदल के पहले चरण में 6 नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में खासा हलचल देखने को मिली थी। इसकी वजह ये भी रही कि इन 6 नेताओं में से अधिकांश का संबंध बीजेपी से हो रहा है और वो पूर्व विधायक जैसे प्रभावशाली पदों पर भी रह चुके हैं। ऐसे में इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा गया। बता दें कि पहले भी प्रदेश भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं के आए बयानों ने विपक्ष को भाजपा को घेरने का मौका दिया था, जिसमें गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के नाम काफी हद तक हाईलाइट दिखाई पड़े थे, जिसके बाद भाजपा डैमेज कंट्रोल में भी जुटती नजर आई। वहीं विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को भी उदाहरण के रूप में पेश किया गया है, लेकिन एक बार फिर 12 नेताओं को शामिल करने की तैयारी को लेकर राजनीति में हलचल पैदा कर दी गई है। वहीं सभी विपक्षी दल अपने दलों को मजबूत करने के प्रयास में चुनाव आने से पहले जुट चुके हैं। देखिए, सभी जगह एक औखान है, पहाड़ों में तो खास तौर पर है कि तलवार का कटा हुआ वो ठीक हो सकता है, लेकिन मुंह से बोली हुई जबान या फिर कलम से लिखी हुई जो बातें होती हैं वो सदा रह जाती हैं।
और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस में लोग अदला बदली हो रहे हैं और एक दूसरे पर इतनी घटिया किस्म की टिप्पणी करते हैं, कभी उनको फूटे कारतूस बताते हैं या कभी उनको खत्म माल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और इस प्रकार से जो कांग्रेस भी उनको बताती है कि वहां पर तो हमारे ही आदमी है, तो ये भी एक तरफ से सत्य ही है कि वहां पर उनके भी आदमी है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये सिर्फ समय अवसरवादी का है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये दिल्ली जो राष्ट्रीय दल है, ये अवसरवादी हैं। कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और अन्य जो है रूप से सक्रिय नेताओं ने ज्वाइनिंग की है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नेता, कई पूर्व विधायक, कई वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लगातार वो संपर्क में है। राजनीतिक कारणों से कुछ लोग अभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट जो है नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर उन सभी नामों पर चिंतन मंथन चल रहा है। भाई आप कल्पना करो, जिनको बीजेपी ने निकाला हो, उनका जमावड़ा अगर वहाँ हो रहा है तो वहाँ भी तो कुछ चिंतक लोग होंगे, कुछ विचार करने वाले लोग होंगे कि अगर अनुशासन की जो पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, वहां से अगर कुछ लोग निकाले जाते हैं तो किस प्रकार के लोग होंगे। उनको अगर लेते हैं तो फिर इस प्रकार तुरंत देखना स्वाभाविक था। हाल ही में दिल्ली में भाजपा के 6 बड़े नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने के बाद इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। कुमारी शैलजा जल्द ही 5 दिवसीय दौरे पर राज्य में आने वाली हैं, जहां वो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरे के दौरान ही इन 12 नेताओं में से कुछ की ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है, जिससे पार्टी को एक बार फिर मजबूती का संदेश देने का मौका मिलेगा। लेकिन आगामी चुनावों से पहले यदि ऐसी कोई नाराजगी या मतभेद जिसके कारण नेता अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामने का काम कर रहे हैं, तो इस विषय पर पहले गहन चर्चा होना जरूरी है। अन्यथा आने वाले समय में चाहे कांग्रेस हो, भाजपा या अन्य कोई दल, सभी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों